हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद अजय में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th इंग्लिश रिजोल्यूशन चैप्टर नंबर 9 उटांकास गुरु दक्षिणा को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, चैप्टर नंबर 9 उटांकास गुरु दक्षिणा है ना। चैप्टर नंबर 9 उटांकास गुरु दक्षिणा को स्टार्ट करने से पहले हम दो बातों के विषय में जानेंगे, दो बातों को जानेंगे। पहली होगी चैप्टर मीनिंग यानी पाठ का मतलब, और दूसरी बात होगी अबाउट चैप्टर यानी पाठ के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं चैप्टर मीनिंग यानी पाठ का मतलब जानते हैं। देखो, तो सबसे पहले जानते हैं पाठ का मतलब। पाठ का सीधा सा मतलब है उटंक, उटंक की गुरु दक्षिणा। उटंक जो नाम है, उटंक है ना, ये एक मनुष्य का नाम है। ठीक है, किसका नाम है? यह उटंक एक व्यक्ति का नाम है और उसकी गुरु दक्षिणा है, उसके बारे में बताया गया। उसने एक गुरु दक्षिणा दी है। गुरु दक्षिणा किसे देते हैं? गुरु को देते हैं। तो गुरु को गुरु दक्षिणा दी है, तो उसके विषय में उसके बारे में बताया गया है। ये तो थी अपने पाठ का मतलब। ठीक है, अब दूसरा है अबाउट चैप्टर, चैप्टर के विषय में जानते हैं। तो देखो, मुख्यतः इस पाठ को हिंदू पौराणिक कथा यानी मिथिकल स्टोरी से लिया गया है। मिथिकल स्टोरी से लिया गया है। क्या होता है? एक शिष्य होता है जिसका नाम होता है उटंक। क्या नाम है? एक शिष्य का नाम क्या है? उटंक है। अब उटंक बड़ा होने तक अपने गुरु और गुरु माँ यानी गुरु की पत्नी के साथ रहकर उनसे शिक्षा और दीक्षा लेता है। गुरु और गुरु माँ यानी गुरु जी की जो पत्नी है उनके साथ रहता है उटंक, और उनके साथ रहकर वहीं से उन्हीं से ही शिक्षा ग्रहण करता है। जब उटंक बड़ा हो जाता है और गुरु माँ द्वारा दिया गया ज्ञान, शिक्षा आदि ग्रहण कर लेता है और समझ लेता है, तो वो अपने गुरु के पास जाता है और बोलता है, गुरुजी, आपने मुझे ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। यदि आपकी कोई इच्छा हो तो मुझे बताइए। ऐसा कौन कहता है? उटंक कहता है। तो गुरु ने जवाब दिया, बेटे, गुरु ने क्या जवाब दिया? बेटे, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं, तुम अपनी गुरु माँ के पास जाओ और उनसे पूछो। गुरु ने क्या कहा कि मुझे ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है, ऐसे कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं है, तुम अपनी गुरु माँ के पास जाओ और उनसे पूछो कि उनकी कोई इच्छा है क्या। तब उटंक अपनी गुरु माँ के पास जाता है और उनसे भी समान यानी सेम प्रश्न पूछता है, और जवाब में गुरु माँ उटंक से कहती हैं कि हाँ, मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी कि कानों की बालियां जो रानी पहनती हैं, वहाँ की जो रानी थी उस एरिया की पहनती हैं, मैं उन्हें पहनूं। तब तुम रानी के पास जाओ और उनकी कानों की बालियां लाओ, जिसे मैं 4 दिन बाद एक बड़े भोज में पहनूंगी। यानी उनकी क्या इच्छा थी? उटंक की गुरु माँ की क्या इच्छा थी कि जो वहाँ की रानी थी उसकी जो कान की बालियाँ थी, जो कान में अपन गहने पहनते हैं ना, आभूषण पहनते हैं, उनकी इच्छा थी। किसको? गुरु माँ को। तो गुरु माँ ने क्या कहा उटंक से कि उस रानी के पास जाओ और उससे वो लेकर आओ। क्या? वो कान की बालियाँ लेके आओ। अगर तुम ले आए तो मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति को जानूंगी। अगर तुम इसको ले आए तो मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति को जानूंगी। ठीक है, और यहाँ से ही, इसके बाद से ही चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो जाता है ना। अब क्या होगा? क्या उटंक कानों की बालियां ला सकेगा? पहला प्रश्न उठता है, क्या उटंक जो है वो कानों की बालियां ला सकेगा? दूसरा प्रश्न है, क्या रानी उसे बालियां देगी? तीसरा, उटंक की यह यात्रा या जर्नी सफल हो रहेगी? चौथा प्रश्न, उसकी यह यात्रा सरल होगी या कठिन? ऐसे बहुत से प्रश्नों का जवाब हमें इस पार्ट को पढ़ने के बाद आएगा, इसलिए मेरे साथ बने रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं उटांकास गुरु दक्षिणा यानी उटंक की गुरु दक्षिणा। पाठ का मतलब क्या है? उटंक की गुरु दक्षिणा। देखो, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन द वाइज मैन ऑफ इंडिया ड्वेल्ट इन फॉरेस्ट hermitages and made their homes of mud and straw, there lived in such a hermitage a young boy called उटांका या उटंक। मतलब प्राचीन काल में, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन द वाइज मैन यानी भारत के विद्वान ऋषि, व्हेन द वाइज मैन ऑफ इंडिया भारत के विद्वान ऋषि, ड्वेल्ट इन फॉरेस्ट। ड्वेल्ट यानी क्या होता है? फटाफट बताओ। ड्वेल्ट यानी क्या होता है? रहते थे, रहना,
है ना। प्राचीन काल में भारत के विद्वान ऋषि वनों में आश्रमों में रहा करते थे तथा वे अपने आश्रम मिट्टी व घास फूस से बनाया करते थे। ऐसे ही एक आश्रम में एक तरुण बालक यानी अ यंग बॉय कॉल्ड उतांका, यानी एक तरुण बालक उतंक रहता था। तरुण यानी यंग, ठीक है ना। वंस अपॉन अ टाइम यानी प्राचीन काल में, एक समय में, व्हेन द वाइज मैन ऑफ इंडिया, वाइज मैन यानी विद्वान ऋषि, विद्वान आदमी कहाँ रहते थे? इंडिया में रहते थे। ड्वेल्ट इन फॉरेस्ट हर्मिटेजेस। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है हर्मिटेजेस। हर्मिटेजेस का अर्थ क्या होता है? आश्रम। क्या होता है? हर्मिटेजेस का मतलब क्या होता है? आश्रम। हर्मिटेजेस एंड मेड देयर होम्स ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। मड यानी मिट्टी, स्ट्रॉ यानी घास फूस। देयर लिव्ड इन सच अ हर्मिटेज अ यंग बॉय कॉल्ड उटांका। इसी प्रकार के एक आश्रम में एक यंग बॉय जिसका नाम उटांका था वो भी रहता था। मैनी ईयर्स पास्ड बाय एंड ही ग्रू अप, यानी कि अनेक वर्ष व्यतीत हो गए और वह बड़ा हो गया। मैनी ईयर्स पास्ड बाय यानी होता है व्यतीत होना या निकल गए। एंड ही ग्रू अप, ग्रू क्या है? ग्रू यानी बड़ा हो गया, है ना। ग्रो अप बोलते हैं ना अपन, ग्रोन, 3 फॉर्म होती हैं, ग्रो, ग्रू, ग्रोन। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये ग्रू। तो क्या है? एंड ही ग्रू अप यानी वह बड़ा हो गया। Soon he had learned all that his master could teach him, यानी कि एक दिन वह अपने गुरु के पास गया, या फिर हम कहें soon he had learned all that his master could teach him, यानी शीघ्र ही उसने वह सब सीख लिया। शीघ्र ही, soon यानी शीघ्र ही उसने वह सब सीख लिया जो उसके गुरु उसको सिखा सकते थे, है ना। She had learned all that his master could teach him, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। one day he went to his master and said, dear master, you have taught me all these years and yet I have never once repaid, paid यानी पैसे देना, है ना, और repaid यानी नहीं दिए। तो देखो इसका मतलब क्या है? वन डे यानी एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और कहा, वन डे ही वेंट टू हिज मास्टर एंड सेड, डियर मास्टर यानी गुरु जी, यू हैव टॉट मी ऑल दिस ईयर्स, आपने मुझे इतने वर्षों तक शिक्षा दी, एंड येट आई हैव नेवर वंस रिपेड यू, और मैंने एक बार भी उसका प्रतिफल आपको नहीं दिया। एक बार भी मैंने उसका प्रतिफल आपको नहीं दिया। आई हैव नेवर यानी कभी नहीं, वंस रिपेड यू एक बार भी आपको उसका प्रतिफल नहीं दिया। यानी आपको, जैसे अपन किसी गुरु से या किसी टीचर से शिक्षा लेने जाते हैं, अपनी पढ़ाई करने जाते हैं, तो अपन उसको क्या देते हैं? फीस देते हैं। ऐसे उटंक जो था उसने अपने गुरु को शिक्षा नहीं दी, शिक्षा ग्रहण करने के बाद, ठीक है ना। टेल मी ऑफ सम गिफ्ट आई मे ब्रिंग यू दैट विल प्लीज योर हार्ट। क्या कह रहे हैं? मतलब आप क्या लिख रखा है? टेल मी सम का मतलब आप मुझे कोई उपहार बतलाइए जिसे मैं लेकर आ सकूं और जो आपके हृदय को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। आप मुझे एक ऐसा गिफ्ट बताइए, टेल मी ऑफ सम गिफ्ट आई मे ब्रिंग यू दैट विल प्लीज योर हार्ट, है ना। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़े। आगे लिख रखा है, हिज टीचर सेड, चाइल्ड देयर इज नथिंग दैट आई डिजायर, गो टू योर मिस्ट्रेस एंड आस्क हर। उसके गुरु ने कहा, बेटे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मुझे इच्छा हो, है ना। तुम अपनी स्वामिनी यानी गुरु की पत्नी यानी गुरु माँ के पास जाओ और उससे पूछो, ठीक है। ऐसा किसने कहा? टीचर ने कहा, यानी हिज टीचर सेड, यानी उसकी गुरु ने क्या कहा? चाइल्ड बेटे, देयर इज नथिंग दैट आई डिजायर, मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी आशा नहीं है। डिजायर यानी क्या होता है? इच्छा नहीं है। डिजायर यानी क्या होता है? इच्छा नहीं है। गो टू योर मिस्ट्रेस, अपनी गुरु माँ के पास जाओ, एंड आस्क हर, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, आस्क हर। सो उटांका वेंट टू हिज मिस्ट्रेस एंड बोइंग लो बिफोर हर आस्क्ड हर इफ देयर वाज एनीथिंग शी डिजायर्ड, यानी
इसलिए उटंक अपनी स्वामिनी के पास गया। सो यानी इसलिए उटंक वेंट टू हिज मिस्ट्रेस, उटंक वेंट टू हिज मिस्ट्रेस यानी गया, एंड बोइंग लो बिफोर हर यानी और उसके सामने सम्मान से नीचे झुकते हुए, बोइंग यानी होता है झुकना, सम्मान से नीचे झुकते हुए पूछा कि क्या कोई ऐसी वस्तु थी जिसकी उसे इच्छा थी, यानी कोई ऐसी वस्तु है जिसे आप पाना चाहते हैं या आपको चाहिए। किसने पूछा? उटंक ने पूछा। किससे पूछा? अपनी गुरु माँ से पूछा। तो गुरु माँ ने जवाब दिया, यस, शी रिप्लाइड, आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड अ विश टू वियर द इयररिंग्स worn by the queen, यानी कि हाँ, उसने उत्तर दिया, मैंने बहुत दिनों से इच्छा की है कि कानों की बालियां जो रानी पहनती है मैं उन्हें पहनूं। यस शी रिप्लाइड, हाँ उसने रिप्लाइड करा, यानी उन्होंने रिप्लाइड करा। किसने? गुरु माँ ने रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया? आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड का अर्थ क्या होता है? ये चेरिस्ड एक वर्ब है, चेरिश होता है इसका मेन वर्ब क्या है? चेरिश का अर्थ होता है इच्छा धारण करना, है ना। चेरिश का अर्थ क्या होता है? इच्छा रखना। आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड अ विश टू वियर द इयररिंग्स वॉर्म बाय द क्वीन। हाँ, उसने उत्तर दिया, मैंने बहुत दिनों से इच्छा की है कि कानों की बालियां जो रानी पहनती हैं मैं उन्हें पहनूं। यानी जो गुरुमा थी या फिर मिस्ट्रेस थी, उनकी क्या चेरिश थी, उनकी क्या विश थी, उनका क्या डिज़ायर था? बताओ, उनका क्या डिज़ायर था? कि वह कानों की बालियां यानी इयररिंग्स को पहने, और वो भी इयररिंग्स किसकी होनी चाहिए? बहुमूल्य क्वीन की। गो टू हर एंड गेट देम फॉर मी, उसके पास जाओ यानी रानी के पास जाओ और उनको यानी बालियों को मेरे लिए ले आओ। इन 4 days अ फीस्ट विल बी हेल्ड, 4 दिनों में एक बड़ा भोज आयोजित होगा। आई वॉन्ट टू वियर देम ऑन दैट डे, मैं उन्हें उस दिन पहनना चाहती हूँ। गेट द इयररिंग्स फॉर मी एंड आई शैल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन, है ना। मेरे लिए वे बालियां ले आओ तो मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति को जानूंगी। डिवोशन यानी क्या होता है? सच्ची भक्ति। उटांका हियरिंग दिस was filled with dismay, मे यानी आशा, डिसमे यानी निराशा, मे यानी आशा, डिसमे यानी निराशा, यानी कि यह सुनकर उतंक निराशा से भर गया, अर्थात बहुत निराश हो गया, क्योंकि जो वो वहाँ की जो रानी थी ना वो बहुत दूर रहती थी, ठीक है, और एक रानी से उसके इयररिंग्स मांगना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए थोड़ा निराश भी हुआ। लेकिन ये उनकी गुरु दक्षिणा थी, वही चाहता था, उटंक ही चाहता था कि मैं अपने गुरु और गुरु माँ को क्या दूं, गुरु दक्षिणा दूं। तो उसने क्या करा, इस फैसले को करा और फिर वो जाने की कोशिश करी उसने। तो देखो आगे क्या लिखा है, नेवरथलेस ही सेट आउट थ्रू द फॉरेस्ट टू द सिटी वेयर ही न्यू द किंग ड्वेल्ट। मतलब फिर भी वह जंगल में होता हुआ नगर को चल दिया जहाँ की वह जानता था कि राजा निवास करता था। जंगल में राजा निवास करता था, यह है ना। ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन ही सॉ अ ह्यूज बल्क कमिंग टुवर्ड हिम, यानी कि वह बहुत दूर नहीं गया था, वह बहुत अच्छा, इसका मतलब पता है ड्वेल्ट का ऊपर जो मीनिंग आया, ही न्यू द किंग ड्वेल्ट यानी राजा वहां रहता था, है ना। ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन ही सॉ अ ह्यूज बल्क कमिंग टुवर्ड्स हिम, यानी वह बहुत दूर नहीं गया था कि तभी उसने एक विशाल सांड को अपनी ओर आते हुए देखा। ही हैड नॉट गॉन फार, वह हैड किस में आता है? पास्ट में आता है। वह बहुत दूर नहीं गया था, पास्ट का सेंटेंस है ना, ही हैड नॉट गॉन फार, और गॉन क्या दर्शा रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, ठीक है ना। ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन ही सॉ अ ह्यूज बुल कमिंग टुवर्ड्स हिम। ह्यूज बुल यानी ह्यूज मतलब क्या होता है? विशाल, ह्यूज कहते हैं इसको, ठीक है ना, हज नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? ह्यूज बुल कमिंग टुवर्ड्स हिम, यानी अपनी ओर, टुवर्ड्स यानी अपनी ओर आते हुए देखा। तो अब क्या हुआ? एज इट ड्रू नियरर उटंक सो
seated upon the bull, a man so large that he drew back in fear. Back in fear. यानी जैसे ही वह निकट आया, कौन? वो सांड। जैसे ही वह निकट आया, उतंक ने एक व्यक्ति को सांड पर बैठे देखा, जो इतना भारी भरकम था कि वह यानी उतंक भय से पीछे हट गया। वो जो आदमी था वो इतना भारी भरकम दिख रहा था कि उटंग को फियर लगा और वो पीछे हट गया। लिख रखा है ना, उटंग सो सीटेड अपॉन द बुल, अ मैन सो लार्ज दैट ही ड्रू बैक इन फियर। बैक इन फियर यानी डर से पीछे हटा। बट द मैन कॉल्ड आउट, उटंग ड्रिंक दिस, एंड ही हेल्ड आउट अ कप फुल ऑफ डर्टी वाटर। उटंग ड्रिंक दिस एंड ही हेल्ड आउट अ कप फुल ऑफ डर्टी वाटर। यानी किंतु वह आदमी जोर से पुकारते हुए बोला, उतंक इसे पी लो, और उसने गंदे पानी से भरा हुआ एक प्याला उसके आगे बढ़ा दिया। किसके आगे बढ़ा दिया? उटंक के आगे बढ़ा दिया। वो जो आदमी जो बुल पर बैठा था, जो ह्यूज बुल के ऊपर बैठा था, उसने उटंक को एक गंदे पानी से भरा हुआ कप उसके सामने रखा और उसको बोला, उटंक इसको पी लो। तो उटंक ने क्या जवाब दिया? उटंक टर्न हिज हेड अवे, बट द मैन सेड, ड्रिंक उटंक, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे। यानी उतंक ने अपना सिर फेर लिया। इसके बाद जब उसने उस डर्टी जो वाटर था उसके प्याले को जब उटंक के सामने करा, तो उतंक ने अपना सिर फेर लिया, लेकिन उस आदमी ने कहा, पी लो उतंक, यह रास्ते में तुम्हारी सहायता करेगा। पी लो उतंक, ये तुम्हारी रास्ते में सहायता करेगा। देखो आगे देखते हैं क्या लिखा है। एट लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, यानी अंत में वह राजा के महल में आ गया। मतलब सारी मुसीबतों को पार करके, सारी तो मुसीबत नहीं कहेंगे, कुछ मुसीबत आई बीच में, बस ये बुल वाला एक दृष्टांत हमारे को देखने को मिला, एक मिसलिनियस हमारे को देखने को मिला। एट लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, है ना, अंत में वह राजा के महल में आ गया। अब उतंक कहाँ आ चुका है? राजा के महल में आ चुका है। महल यानी क्या होता है? पैलेस, और राजा का महल यानी पैलेस ऑफ द किंग, है ना। He boldly went inside and did not stop to look about him till he saw the king himself seated upon the royal throne. Royal throne, sir, said Utanka, bowing low, I have come from a hermitage in the forest many miles from here. यानी कि वह साहसपूर्वक ही boldly यानी साहसपूर्वक went inside, कहाँ गया? अंदर गया। इनसाइड यानी अंदर गया। और जब तक एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम टिल ही सो द किंग हिमसेल्फ, यानी कि वह साहसपूर्वक अंदर गया और जब तक कि उसने स्वयं राजा को शाही सिंहासन, थ्रोन यानी क्या होता है? सिंहासन पर बैठा ना देख लिया, तब तक वह कुछ भी देखने के लिए नहीं रुका। फिर आगे उसने कहा, सर, said Utanka, bowing low, I have come from a hermitage in the forest many miles from here. महाराज उतंक ने सम्मान से नीचे झुकते हुए कहा। सर, said उतंक, bowing low, bowing यानी सम्मान से झुकते हुए कहा, मैं यहाँ यानी I have come from a hermitage in the forest, यानी मैं यहाँ से कई मील दूर जंगल के एक आश्रम से आया हूँ। मेरे स्वामी को भोज के यानी मेरी गुरु माँ को भोज के दिन रानी के कानों की बालियाँ पहनने की इच्छा है, और यदि मैं उनको उनके पास नहीं ले जाऊँगा तो मेरे गुरु की नज़रों में मैं उनकी अनुकंपा से वंचित हो जाऊँगा। यानी फॉरेस्ट मैनी हियर, माई मिस्ट्रेस डिजायर्स टू वियर द इयररिंग्स ऑफ द क्वीन ऑन द फीस्ट डे यानी भोजन का दिन, एंड इफ आई डू नॉट टेक दैम टू हर आई विल लॉस फेवर इन माई टीचर्स आईज, है ना। फेवर यानी क्या होता है? अनुकंपा यानी क्या होता है? फेवर, है ना। तो क्या हुआ? आई हैव कम फ्रॉम अ हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट मैनी माइल्स फ्रॉम हियर, यहाँ से पीछे से स्टार्ट करते हैं, हियर से, माइल्स फ्रॉम हियर यानी बहुत मीलों से, यहाँ से बहुत मीलों दूर में एक आश्रम से आया हूँ। माई मिस्ट्रेस डिज़ायर, मेरी गुरु माँ की इच्छा है किसको पहनने की? वियर द इयररिंग्स ऑफ द क्वीन,
on the feast day, and if I do not take them to her, I will lose favor in my teacher's eyes. आशा करता हूँ समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं. The king smiled kindly upon the boy. The king smiled kindly upon the boy. You must ask the queen, he said. Go to her chamber and ask her. राजा दया से लड़के पर मुस्कुराया. उसने कहा, तुमको रानी से पूछना चाहिए. तुमको रानी से पूछना चाहिए. You must ask the question. उसके कक्ष में जाओ यानी उसके चैम्बर में जाओ और उससे पूछो यानी उससे मांगो. एंड आस्क हर, और उससे पूछो या मांगो. उटांका वेंट टू द क्वींस चैम्बर बट ही कुड नॉट फाइंड हर. उटंक वेंट टू द क्वींस चैम्बर बट ही कुड नॉट फाइंड हर, यानी कि उटंक रानी के कक्ष में गया किंतु वह उससे नहीं मिल सका. वो गया, राजा के कहने से वह रानी के कक्ष में गया, लेकिन रानी वहां पर नहीं मिली. किसको? उटंक को रानी वहां पर नहीं मिली. He went back to the king and said, Sir, I cannot find her. He went back to the king. वह वापिस से गया. कहाँ पर गया? किंग के पास गया और कहा. किससे कहा? किंग से. Sir, I cannot find her. यानी सर, मुझे वहां रानी नहीं मिली. The king looked at Utanka. The king looked at Utank as he stood there with the dust of travel upon his clothes and his hands and feet dirty and stained. Is that how you would go to the queen? Is that how you would go to the queen? He said. मतलब उतंग जब वहां खड़ा था तब राजा ने उस पर निगाह डाली. जब वापिस से वह उटंक वापिस से जब महाराजा के पास आया तब वह महाराजा के सामने खड़ा हुआ था. तो महाराजा ने बहुत ध्यान से देखा. किसको देखा? बहुत ध्यान से उसको देखा, उटंक को. उस पर नजर डाली, निगाह डाली. उसके कपड़ों पर यात्रा की धूल जमी हुई थी, यानी उसके कपड़े थोड़े गंदे थे. उसके हाथ तथा पांव गंदे थे और उन पर गंदे धब्बे थे. क्या तुम इस प्रकार रानी के पास जाओगे? उसने कहा. राजा ने कहा, क्या तुम इस प्रकार ऐसे डर्टी बॉय बनकर, इतने गंदे बनकर तुम रानी के पास जाओगे जो कि पूरे इलाके की रानी है वो? तो उटंका फेल्ड अशेम्ड. उटंक फेल्ड अशेम्ड यानी उटंक को शर्म महसूस हुई. अशेम्ड यानी शर्म. वॉश्ड एंड क्लीन ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ द क्वीन. दिस टाइम ही फाउंड हर. स्नान करके तथा स्वच्छ होकर वह फिर रानी की तलाश में गया. इस बार वह उसे मिल गई. कौन? रानी उसे मिल गई. तो रानी मिल गई. उसके बाद क्या हुआ? द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड एंड उटंक सो द इयररिंग स्पार्कलिंग इन हर पाम. मतलब रानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया. द क्वीन हेल्ड आउट हर हेल्ड आउट यानी आगे बढ़ाया और उटंक ने देखा. एंड उटंक सो द इयररिंग्स, और उटंक ने देखा कि कानों की बालियां उसकी हथेली पर चमक रही थी. कानों की बालियां उसकी हथेली पर चमक रही थी. यू आर अ गुड चाइल्ड उटंक, शी सेड. तुम एक अच्छे लड़के हो उटंक, उसने कहा. किसने? रानी ने कहा. यू आर अ गुड चाइल्ड उटंक, शी सेड. आई गिव यू द रिंग, आई गिव यू द इयररिंग्स willingly, but beware, these earrings have long been coveted by the serpent king. Do not lose them. Serpent king, do not lose them. यानी कि तुम एक अच्छे लड़के हो उटंक, उसने कहा. मैं कानों की ये बालियां तुम्हें अपनी इच्छा से दे रही हूँ, किंतु सावधान रहना. ये कानों की बालियां बहुत दिनों से सांपों का राजा यानी सरपेंट किंग, सांपों का राजा लालसा पूर्ण तरीके से प्राप्त करना या लेना चाहता है. उनको खो मत देना. मतलब इन इयररिंग्स को खो मत देना. अब जो इयररिंग्स थी जो उटंक की गुरु माँ ने मांगी थी वो अब उटंक के पास आ तो चुकी हैं, अब उसके पास ही हैं. लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या बन चुकी है कि रानी ने कहा कि इस रिंग के पीछे एक और दुष्ट पड़ा हुआ है, एक और जना पड़ा हुआ है. उसका नाम है सरपेंट किंग, जो कि सांपों का राजा है. वो भी इस रिंग को पाना चाहता है. उसका जो
मूड है, इसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, इसका जो कोवेटेड है, कोवेटेड यानी जो उसका इरादा है उसको प्राप्त करने का वो कैसा है, लालसापूर्ण है। कैसा है, लालसापूर्ण है। तो थोड़ा ध्यान से जब तुम इस इयररिंग्स को ले जाओ वापस से आश्रम में, तो उसके बीच में ध्यान रखना, उस रास्ते में जब तुम इसको ले जाओ तो ध्यान रखना कहीं तुमसे ये छीन ना जाए। डू नॉट लॉस देम, इनको खो मत देना। आगे बढ़े, लिख रखा है उटंक थैंक्ड हर एंड स्टार्टेड फॉर होम। उतंक ने उसे धन्यवाद दिया, यानी रानी को धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए चल दिया, है ना। डस्क वॉज फॉलिंग एंड ही वॉज टायर्ड। सांझ यानी संध्या काल हो रही थी और वह थक गया था। अब सांझ, डस्क यानी क्या होती है, ना तो रात का समय ना दिन का समय, है ना। रात्रि और दिन के बीच का समय क्या कहलाता है, सांझ कहलाती है। यानी मैं कहूँ संध्या काल दिन समाप्त हो रहा होता है, दिन समाप्त हो रहा होता है, रात्रि आरंभ हो रही होती है, उसके बीच का जो समय कहलाता है वो क्या कहलाता है, डस्क कहलाता है। और एक होता है डॉन, एक होता है डस्क, एक होता है डॉन, एक होता है डस्क, एक होता है डॉन। डस्क का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, और डन का मतलब होता है रात्रि समाप्त हो रही होती है ना। रात्रि समाप्त हो रही होती है यानी रात्रि खत्म हो रही होती है और दिन निकल रहा होता है, उसको हम कहते हैं डॉन। दोनों ही जो समय है वो रात और दिन के मध्य के हैं, लेकिन समझने लायक क्या है, एक में तो यानी डस्क में तो क्या हो रहा है, शाम खत्म हो रही है। क्या हो रही है, जो संध्या काल है शाम खत्म हो रही है, यानी दिन समाप्त हो रहा है और रात्रि प्रारंभ हो रही है। और एक में यानी डॉन में DAWN में क्या हो रहा है, रात्रि खत्म हो रही है, यानी रात्रि खत्म हो रही है और दिन का प्रारंभ हो रहा है, उसके बीच का जो समय है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, भोर, है ना। और जो डस्क है वो क्या कहलाता है, संध्या काल। तो यहाँ पर जो ये समय है दे रखा है, यहाँ पर भी इसको समझना चाहिए। क्या लिख रखा है, उटंक थैंक्ड हर एंड स्टार्टेड फॉर होम, डस्क वॉज फॉलिंग एंड ही वॉज टायर्ड। यानी कि उतंक बहुत दुखी हुआ, उतंक बहुत दुखी हुआ, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, उतंक ने उसे धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए चल दिया। सांझ यानी संध्या काल हो रही थी और वह थक गया था। He was tired, है ना। Leaning against the trunk of a tree, he rested, placing the earrings on the ground beside him. यानी कि कानों के बालियों को जमीन पर अपनी बगल में रखते हुए वह एक पेड़ के तने का सहारा लेकर आराम करने लगा। कौन, उटंक। Suddenly, अचानक, he saw a hand snatch the earrings and disappear यानी अचानक, disappear मतलब होता है अदृश्य होते हुए या गायब होते हुए। appear यानी दिखना और disappear यानी नहीं दिखना, यानी गायब हो जाना। तो सडनली अचानक उसने देखा कि एक हाथ ने कानों की बालियों को बलपूर्वक ले लिया या छीन लिया और हाथ यानी हाथ गायब हो गया। ठीक है। सडनली ही सो अ हैंड, सो यानी देखा, सो यानी देखना। सडनली ही सो अ हैंड स्नैच द ईयररिंग यानी छीन लिया किसको, ईयररिंग को, एंड डिसअपियर और वह जो हाथ था वो डिसअपियर हो गया यानी गायब हो गया। He sprang to his feet and turned around in time to see a man dressed in rags running through the forest. यानी वह अपने पैरों पर तेजी से उछलकर खड़ा हो गया। कौन, उटंक अपने पैरों पर तेजी से उछलकर खड़ा हो गया और समय रहते ही वह मुड़ा और चीथड़े पहने हुए एक आदमी को जंगल में होकर भागते हुए देख लिया, है ना। यानी उस जो वो व्यक्ति था उसने कैसे पहने, चीथड़े पहन रखे थे। उटंक रेन, है ना। रेन यहाँ सेकंड फॉर्म है। उटंक रेन आफ्टर हिम एज फास्ट एज ही कुड व्हेन सडनली द मैन चेंज्ड इनटू अ स्नेक which wriggled into a hole in the ground. wriggled का अर्थ क्या होता है, बल खाते हुए। wriggled यानी क्या होता है, बल खाना, है ना। अब बोलते हैं ना तार बल खा गया, उस प्रकार से ये जैसे सांप बल खा जाता है ना, वैसे। तो
क्या बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ बात हो रही है उटंक रेन, उटंक भागा, आफ्टर हिम एज फास्ट एज ही कुड व्हेन सडनली ही मैन चेंज इनटू अ स्नेक व्हिच रिगल्ड इनटू अ होल इन द ग्राउंड। यानी कि उटंक है ना, जितनी तेजी से उटंक भाग सकता था उतनी तेजी से वह उसके पीछे दौड़ा। किसके पीछे दौड़ा? उस चोर के पीछे दौड़ा, जबकि अचानक वह आदमी एक सांप में परिवर्तित हो गया, है ना। वो आदमी चलते चलते सीधे किस में परिवर्तित हो गया? सांप में परिवर्तित हो गया, यानी चेंज हो गया, और वह बल खाते हुए रेंग कर जमीन के एक बिल यानी छेद में घुस गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़े। उटंक was greatly distressed, for try as he did, he could think of no way to get through so small a hole। यानी उटंक बहुत दुखी हुआ। उटंक was greatly distressed यानी होता है दुखी होना। उटंक बहुत दुखी हुआ, जैसा कि उसने खूब प्रयास किया, वह उस छोटे से बिल यानी छेद के अंदर जाने का कोई तरीका यानी रास्ता नहीं सोच सका, है ना। वो कहाँ घुस गया था? वो कौन था? पहले तो ये आदमी कौन था? वो सरपेंट किंग था, है ना। जब भी तो उसने मानव का रूप ले लिया था, और फिर मानव का रूप लेकर उसने उससे झपट लिया ईयररिंग, और वहाँ कहाँ चला गया? अपने बिल में घुस गया सर्प बनकर। तो क्या लिख रखा है यहाँ पे? उटंका वॉज ग्रेटली डिस्ट्रैक्ट, फॉर ट्राई एज ही डिड ही कुड थिंक ऑफ नो वे टू गेट, नो वे यानी कोई भी तरीका नहीं ढूंढ पाया, टू गेट थ्रू सो स्मॉल अ होल। ही सैट डाउन टू लेमेंट his fate when an old man appeared before him। वह अपने भाग्य पर विलाप करने के लिए बैठ गया। फेट यानी क्या होता है? फेट यानी क्या होता है बताओ? भाग्य, है ना। फेट यानी क्या होता है? भाग्य। और लेमेंट LAMENT, लेमेंट का क्या था? विलाप करना। वह अपने भाग्य पर विलाप करने लगा जब उसके सामने एक आदमी प्रकट हुआ। जब वह ऐसे बैठकर विलाप कर रहा था तो उसके सामने एक आदमी प्रकट हुआ, है ना। When an old man appeared before him। Do not worry, my son, he said, I have come to help you। चिंता मत करो मेरे पुत्र, उसने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। जो वो आदमी था उसने कहा, चिंता मत करो मेरे पुत्र, उसने कहा, यानी उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। ये जो व्यक्ति था वो सहायता करने के लिए आया था किसकी? उटंक की। Even as he spoke, there was thunder and lightning and a great thunderbolt fell। जो ही वह बोला तो गरज की आवाज आई। Even जो ही, as he spoke, जो ही वह बोला, there was thunder and lightning and a great thunderbolt fell। तो गरज की आवाज आई और बिजली चमकी तथा गरज के साथ आकाश से बिजली गिरी। The whole earth shook with the force of it। यानी उसकी शक्ति से सारी पृथ्वी यानी संपूर्ण पृथ्वी हिल गई। Suddenly all was quiet again, but the next to where Utank stood was a big hole in the ground। अचानक सब कुछ पुनः शांत हो गया, किंतु जहां उतंक खड़ा हुआ था वहां पर जमीन में एक बड़ा बिल बन गया, है ना। यानी कि उसने जो व्यक्ति था, जो वो आदमी था, उसने कुछ जादू करा, और जादू करा तो ऐसा यहाँ पर कहीं मेंशन तो नहीं है कि जादू करा, लेकिन वो जो परिस्थितियाँ अपन देख रहे हैं एकदम लाइट चमकी और ये सब, इसका मतलब उसने कुछ जादू करा। और जो उटंक था शायद तक वो छोटा हो गया, उटंक शायद तक छोटा हो गया, ताकि इसलिए तो वो जो बिल था यानी जो छेद था, बिल जो था वो छेद था वो बड़ा हो गया उसके सामने, तो वो उसके अंदर घुस पाया, ठीक है ना। तो उटंक स्टूड वॉज अ बिग होल इन द ग्राउंड। तो आगे लिखा है उटंक entered the hole and found himself in the kingdom of serpent king। यानी उटंक ने उस बिल में प्रवेश किया और अपने आप को सांपों के राजा के राज्य में पाया। जब उसने उस बिल के अंदर क्या करा? एंटर करा। उटंक एंटर द होल एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सर्पेंट किंग। उसने कहाँ पाया अपने आप को? सर्पेंट किंग के किंगडम में पाया है ना। ही वॉक्ड स्लोली अलोंग एंड केम टू two women weaving a piece of cloth।
वियविंग अ पीस ऑफ क्लॉथ। वियविंग मतलब क्या होता है बताते हैं, देखो। उतंक ने उस बिल में प्रवेश किया और अपने आप को सांपों के राजा के राज्य में पाया। वह धीरे धीरे चला और 2 स्त्रियों के पास आया जो कपड़े का एक टुकड़ा बुन रही थी। क्या हुआ? वीविंग यानी होता है बुनना, है ना। He asked them the way to the palace of the serpent king. He asked them. उसने उनसे पूछा। किससे पूछा? उसने उन स्त्रियों से सर्पराज के महल का रास्ता पूछा। They did not heed him and went on with their weaving. यानी उन स्त्रियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। They did not heed. Heed यानी क्या होता है? ध्यान नहीं दिया। Him and went on with their weaving. उन स्त्रियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कपड़ा बुनती रही। He saw that their cloth was made of black and white threads. उसने देखा कि उनका कपड़ा काले और सफेद धागों का बना था। किसने देखा? उतंक ने देखा उनका जो कपड़ा था वह काले। He saw that their cloth was made of black and white threads. Black and white threads. Threads यानी होता है डोरे। तो ब्लैक और काले डोरे का बना हुआ था उनका जो कपड़ा था, है ना। Next he came to wheel with 12 spokes. है ना। इसके पश्चात वह एक पहिए के निकट आया जिसमें 12 ताड़ियां थी। नेक्स्ट ही केम टू अ व्हील यानी एक पहिए के पास आया विथ 12 स्पोक्स यानी उस पहिए में कैसे 12 स्पोक्स थे यानी 12 तानियां थी। तानिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पोक्स कहते हैं। 6 boys turned the wheel round and round. What are you doing? He asked the boys. 6 लड़के उसे पहिए को घुमाए जा रहे थे। तुम क्या कर रहे हो? उसने लड़कों से पूछा। किसने पूछा? उतंक ने लड़कों से पूछा ये तुम क्या कर रहे हो? They did not answer him and went on with their work. यानी उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और अपना कार्य करते रहे। उन्होंने भी उसको कोई उत्तर नहीं दिया। यानी 2 लोग से मिला उतंक और उन्होंने भी उत्तर नहीं दिया। पहले थे 2 वुमेन जो क्या कर रही थी? अपने कपड़े बुन रही थी, है ना। कपड़े बुन रही थी। और किस धागे से कपड़े बुन रही थी? ब्लैक और वाइट यानी काला और बताओ सफ़ेद। काला और सफ़ेद धागे से क्या कर रही थी? वो कपड़े बुन रही थी जिनसे उसने सर्पराज के किंगडम के विषय में पूछा तो उन्होंने भी नहीं बताया और आगे बढ़ा तो उसको 6 लड़के मिले जो कि एक पहिए जिसके अंदर 12 स्पोक्स थे यानी ताड़ियाँ थी उसको घुमा रहे थे। उन्होंने भी जवाब नहीं दिया तो आगे बढ़ गया। कौन? उतंक आगे बढ़ गया। सो ही वेंट ऑन टिल ही सो अ मैन विथ अ ब्यूटीफुल हॉर्स। सो ही वेंट ऑन टिल ही सो अ मैन विथ अ ब्यूटीफुल हॉर्स। इसलिए वह चलता गया तब उसने एक आदमी को एक सुंदर घोड़े पर देखा। अब थोड़ा सा और आगे गया उतंक तो उसने किसको देखा? एक सुंदर घोड़ा था जिस पर एक आदमी बैठा हुआ था। तो उतंक वेंट अप टू हिम यानी उतंक उसके पास गया। He was so struck with the horse that he bowed respectfully to the man and said, "Oh Lord, I bow to you. Grant me a favor." या grant me a favor मतलब उतंग उसके पास गया। वह घोड़े से इतना आश्चर्यचकित हुआ कि वह उस आदमी के सामने सम्मान से झुका और कहा, ओ स्वामी, मैं आपका झुककर अभिवादन करता हूँ। मुझे एक वरदान दीजिए। तो यह सब किसने कहा? उतंक ने कहा। किससे कहा? उस घोड़े वाले व्यक्ति से। द मैन टर्न एंड सेड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? द मैन टर्न एंड सेड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मतलब वह आदमी मुड़ा और कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो उतंक ने जवाब दिया फटाफट से। उतंक रिप्लाइड, लेट द सर्पेंट किंग बी ब्रॉट अंडर माई पावर। उतंक रिप्लाइड, लेट द सर्पेंट किंग बी ब्रॉट अंडर माई पावर। यानी उतंक ने उत्तर दिया, सर्पराज मेरे नियंत्रण में ला दिया जाए। उतंक ने उत्तर दिया, सर्पराज मेरे नियंत्रण में ला दिया जाए यानी मेरे नियंत्रण में हो जाए। कौन? सर्पराज नियंत्रण में हो जाए।
into this horse, the man replied. Blow into the horse यानी कि उतंग, ये ब्लो यानी क्या होता है, फूंक मारना, है ना। तो इस घोड़े के अंदर फूंक मारो, आदमी ने उत्तर दिया। आदमी ने उतंग से क्या कहा, इस घोड़े के अंदर फूंक मारो, यानी उसको फूंक मारनी है, घोड़े को फूंक मारनी है। तो उतंग क्या करता है, देखो, उतंग went up to the horse and blew, and from every hair of the horse body darted a flame that shot through every space in the kingdom of the serpent king. यानी इस घोड़े के अंदर फूंक मारो, आदमी ने उत्तर दिया। उतंग घोड़े के पास गया और बार बार फूंक मारी। ब्लू एंड ब्लू यानी क्या होता है, बार बार फूंक मारी, है ना। इसका सेंटेंस का मतलब हुआ था बार बार फूंक मारना। उतंग को घोड़े के पास गया और बार बार फूंक मारी और घोड़े के शरीर के प्रत्येक बाल से आग की लपट तेजी से निकली, जो सर्पराज के राज्य के प्रत्येक स्थान पर तेजी से फैल गई। लपट यानी क्या होता है, फ्लेम्स यानी क्या होता है, लपट। तो क्या हुआ, ब्लो इनटू दिस हॉर्स यानी ब्लो यानी क्या था, फूंक मारना। उस आदमी ने कहा इस घोड़े के अंदर फूंक मारो। तो जैसे ही उसने उटंक ने फूंक मारना स्टार्ट करा, तो जो घोड़े के बाल थे ना, प्रत्येक बाल में से क्या उत्पन्न होने लगी, आग उत्पन्न होने लगी। आगों की जो लपट थी, वो जो सरपेंट किंगडम था, यानी सरपेंट किंग का जो किंगडम था, उसको जलाने लगी। और धीरे धीरे सरपेंट का किंगडम जो था वो जलने लगा। तो क्या हुआ, darted a flame that shot through every space in the kingdom of the serpent king, है ना। It burnt the houses till all the serpents rushed out, begging Utang to save their lives। यानी कि क्या हुआ, उसने मकानों को जला दिया, यानी इस लपटों ने मकान को जला दिया और सभी सांप झपट कर बाहर निकल आए, है ना। और उतंग से उनके यानी सर्पों के जीवन को बचाने की प्रार्थना करने लगे कि हमारे जीवन को बचाओ, ऐसे तो हमारा पूरा राज्य खत्म हो जाएगा और हम मर जाएंगे, इस आग को रोको। लेट द सर्पेंट किंग रिटर्न द इयररिंग्स सैड उटंका, यानी सर्पराज को उसकी कानों की बालियां लौटा देनी चाहिए। उतंक ने कहा, सर्पराज को उटंक की कानों की बालियां लौटा देनी चाहिए, ऐसा किसने कहा, उतंक ने कहा। All the serpents then clamored for the king to return the earrings, यानी समस्त सांपों ने तब कानों की बालियां लौटाने के लिए राजा के सामने कोलाहल यानी हल्ला यानी हो हल्ला किया। कि क्लैमोड यानी क्या होता है, हल्ला मचाना। He did so, उसने यानी राजा ने बालियां लौटा दी। राजा ने जब ये हल्ला सुना तो उसने क्या सोचा, उसने बालियां लौटा दी। द मैन गेव Utang the horse, and in a few moments he was back at the hermitage just in time to give the earrings to his mistress for the feast। यानी उस मनुष्य ने उतंग को वह घोड़ा दे दिया जिस मनुष्य से उसने ये फेवर मांगा था, यानी वरदान मांगा था। उस मनुष्य ने उतंग को वह घोड़ा दे दिया और कुछ ही क्षणों में वह अपने आश्रम में या दावत भोजन के लिए अपनी स्वामिनी को कानों की बालियां देने के लिए ठीक समय पर पहुंच गया। मतलब उसको अपनी फिर से बालियां मिल गई, सरपेंट किंग से उसके बालियां मिल गई, उटंग को कानों की बालियां मिल गई और घोड़ा भी मिल गया। वो जो फायर वाला घोड़ा था वो भी किसको मिल गया, उटंग को मिल गया। और वह तेजी से कुछ ही क्षणों में, क्योंकि घोड़े पे बैठा था, कुछ ही क्षणों में कहाँ पहुंच गया, अपने आश्रम में पहुंच गया, है ना। और वहाँ पर भोजन के लिए अपनी गुरु माँ को, अपनी स्वामिनी को, अपनी मिस्ट्रेस को क्या दे दी, वो कानों की बालियां दे दी। शी ब्लेस्ड हिम फॉर हिज ग्रेट करेज, उसने यानी गुरु माँ ने उसके महान साहस के लिए उसे आशीर्वाद दिया। गुरु माँ ने क्या करा, उसकी महान साहस, करेज यानी क्या होता है, साहस के लिए उसको क्या करा, आशीर्वाद दिया। When Utang related his adventurous, his master smiled and said, "The dirty water you drank, my boy, was ambrosia that will give you eternal youth." है ना। जब उतंक ने अपने साहसिक कार्यों का वर्णन किया, उसके गुरु मुस्कुराए और कहा, जो गंदा पानी तुमने पिया वह अमृत था।
मेरे लड़के, वह तुम्हें चिर युवा रखेगा। चिर युवा यानी चिर यानी होता है एटर्नल, एटर्नल यानी अनंत काल तक तुम्हें क्या रखेगा, युवा रखेगा। देखा था ना अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल, जब जैसे ही वह फॉरेस्ट के अंदर एंटर करा ना, जैसे ही उटंक ने फॉरेस्ट के अंदर एंटर करा था, तो उसको एक सांड पे बैठा हुआ, एक ह्यूज बुल पर बैठा हुआ एक आदमी था जिसने बहुत सारे लबादे पहन रखे थे। उसने उटंक के सामने डर्टी वाटर प्रेजेंट करा था, है ना, उसको पियो। तो उसका मतलब क्या था, उस दृष्टांत का मतलब क्या था? उसके गुरु बताते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे बॉय, माय बॉय, जो वो डर्टी वाटर था जो तुमने पिया, वो जो कड़वा वाटर था वो जो तुमने पिया, वो तुम्हें क्या करेगा, वो एक एम्ब्रोसिया था। एम्ब्रोसिया यानी अमृत था। अमृत को एक और वर्ड से भी जाना जाता है, एलिक्सर। क्या नाम जाता है? ELIXIR। एलिक्सर के नाम से भी जाना जाता है, वॉज एम्ब्रोसिया। और एम्ब्रोसिया भी कहते हैं अमृत को। डेट विल गिव यू एटर्नल यूथ, जिसको पीकर तुमने चिर युवा को प्राप्त कर लिया, यानी अनंत काल तक तुमने युवा अवस्था को प्राप्त कर लिया। पहली बात, पहले दृष्टांत का मतलब समझ में आया। इसके बाद क्या हुआ? द टू मेडन्स weaving द ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स आर नाइट एंड डे, यानी वह दो स्त्रियां जो काले और सफ़ेद धागों से बुन रही थी, वह रात्रि और दिन थी। एक काली और एक काले धागे से बुन रही थी, वो थी रात्रि, और एक वाइट धागे से बुन थी, वो रात्रि थी। इस दृष्टांत का ये मतलब है। द व्हील विथ 12 स्पोक्स इज द ईयर, द व्हील विथ 12 स्पोक्स इज द ईयर, विथ इट्स 12 months and the boys the seasons। मतलब 12 ताड़ियों वाला पहिया वर्ष और इसके 12 महीने हैं। यानी एक पहिया किसको दर्शाता है? एक पहिया एक वर्ष को दर्शाता है, और उसके अंदर जो ताड़ियां हैं, उसके अंदर जितनी भी 12 ताड़ियां हैं वो माह को दर्शाती हैं, यानी महीने को दर्शाती हैं। और लड़के, और जो लड़के हैं वो 6 ऋतुओं को, 6 लड़के थे ना, वो 6 ऋतुओं को दर्शाते हैं, है ना। आगे पढ़ें तो क्या लिख रखा है? द मैन वॉज द गॉड ऑफ रेन एंड द हॉर्स वॉज द गॉड ऑफ फायर, यानी वह मनुष्य जो घोड़े पर बैठा होता है, वह मनुष्य वर्षा का भगवान यानी इंद्रदेव था, और घोड़ा अग्नि का भगवान यानी अग्निदेव था। ठीक है। यू हैव बीन वेल लुक्ड आफ्टर माई चाइल्ड, यू हैव बीन वेल लुक्ड आफ्टर माई चाइल्ड एंड डिजर्व माई ब्लेसिंग्स, तुम्हारी देखभाल सांझ संभाल भली भांति की गई है मेरे बच्चे, और तुम आशीर्वाद के योग्य हो, पात्र हो, है ना। गो इनटू द वर्ल्ड नाउ फॉर ग्रेट फॉर्चून अवेट्स यू, अब तुम संसार में जाओ क्योंकि एक महा सौभाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम संसार में जाओ क्योंकि एक महान सौभाग्य, फॉर ग्रेट फॉर्चून, है ना। फेट अभी हमने देखा था, भाग्य। पीछे हमने देखा था फेट, FATE, फेट का मतलब हमने समझा था भाग्य, और यहाँ फॉर्चून एक वर्ड आ रहा है। फॉर्चून का मतलब होता है सौभाग्य। गो इनटू द वर्ल्ड नाउ, अब तुम कहाँ जाओ? वर्ल्ड जाओ। फॉर ग्रेट फॉर्चून अवेट्स, अवेट्स यानी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कौन? एक महान सौभाग्य। Thus Utang, having fulfilled his duties, went into the world to seek his living, यानी इस प्रकार, दस यानी क्या था? इस प्रकार उतंक अपने कर्तव्यों का पालन करके अपनी जीविका प्राप्त करने के लिए संसार में गया, है ना। अपनी जीविका प्राप्त करने के लिए संसार में गया। ही वॉज नॉट एज अदर मैन फॉर ही न्यू डैट गॉड प्रोटेक्टेड हिम, ही हैड नथिंग टू फियर, क्योंकि वह जानता था कि ईश्वर ने उसकी रक्षा की थी, उसको किसी चीज़ का डर नहीं था। ठीक है, ये थी अपनी पूरी स्टोरी। आशा करता हूँ को पूरी स्टोरी समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपकी समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि हम उसका जल्दी से जल्दी समाधान निकाल सकें। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।